सिलेंडर, सिलेंडर आगे पीछे हर तरफ पोटेंशियल क्या होगा, आर। तो बच्चों एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ फोर्थ लेक्चर लेकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। अभी खैर आप लोगों के सामने नहीं आया हूँ, आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करते टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैसीनेस हो जाती है, हर तरफ लाइट वाइट सब फंसा के, इसलिए बड़ा आराम से आना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग शुरू करें क्या चैप्टर को, इजाज़त है आप लोगों की? तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो आज हमें क्या क्या पढ़ना है, टाइटल से ही जाहिर है क्या पढ़ना है हमें, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड शेयरिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें पढ़ना है। क्या क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस? चलो कोई ये तो भारी सी डिफिनेशन लिखी है, हम डिफिनेशन पे कभी भी ट्रस्ट करते हैं क्या बच्चों? आप लोगों ने अभी तक पढ़ा, हम कभी डिफिनेशन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले समझते हैं फिर आते हैं डिफिनेशन की तरफ। ठीक है, लिखी लिखाई बातें हैं वो तो हर कोई लिख लेगा। ठीक, बस हमें क्या ट्रस्ट करना है, हमें आगे बढ़ना है किसके सहारे, इसके सहारे। ठीक है, तो चलो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है बच्चों? आपने देखा होगा, अगर मैं इस मार्कर को समझ लो, पोटेंशियल क्या है, ये इसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी है इस साइड पे। ठीक है, इस साइड पे क्या है, इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी, मान लो ये ग्राउंड से h हाइट पे है, तो इसके पास कुछ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब मैं क्या इसको इधर खिसकाऊंगा तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? या इधर खिसकाऊंगा तो भी क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? सर पोटेंशियल एनर्जी तो डिपेंड किस पे करती है, mgh पे, mgh पे डिपेंड करती है। तो आपका इधर जब आप ऊपर जाओगे तब तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, बट आप अगर साइड में जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो साइड में जाने पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही है, एमजीएच पे बस खाली डिपेंड कर रही है। तो सर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर आप इधर इधर जाओगे ग्राउंड पे, इधर इधर सेम लेवल पे इधर इधर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ क्या होगा, वर्क डन भी आपको नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी भी जीरो रहेगा। आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 11th में एंड 9th में भी। तो जब आप चलोगे ऐसे तो क्या होगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी भी जीरो रहेगा। लाइक आप क्या कर रहे हो, देखो ग्रेविटी क्या कर रही है, इसको नीचे की तरफ खींच रही है, नीचे की तरफ खींच रही है। ठीक है, फोर्स नीचे लग रहा है और आपका मूवमेंट कहाँ हो रहा है, साइड में हो रहा है। जो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा बच्चों, 90 डिग्री बनेगा। सर 90 डिग्री बनेगा। तो जब 90 डिग्री बनेगा तो क्या होगा, आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। अब एफ एस कुछ भी हो, कॉस थीटा की जगह कॉस 90 हो जाएगा, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, वर्क डन पूरा का पूरा जीरो, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं तो हमारा वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। इसमें पेन को इधर ले जाना, इधर ले जाना, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो अब देखो सर, ये तो आपने 11th की फिजिक्स पढ़ाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस से इसका क्या संबंध, चलो देखते हैं क्या संबंध है बच्चों। अब देखना क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। अब एक चार्ज है, ये तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी वही तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करने में इसमें एनर्जी स्टोर हुई है वही पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही अब कोई पॉइंट चार्ज है, मान लो ये क्या है, पॉइंट चार्ज है, ये तो सर लाइन है, हमें पागल बना रहे हैं आप। पॉइंट चार्ज कहाँ दिख रहा है, इतना जल्दी नाराज जाते हो आप लोग। यहाँ देखो, ये एक पॉइंट चार्ज है, छोटू सा पॉइंट चार्ज है, इसको कलर फिल कर देते हैं, ये है हमारा पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज है, मान लो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो क्या ही हमसे लेना देना, पॉजिटिव नेगेटिव से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, मान लो प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब इससे मैं अगर इस तरफ आर डिस्टेंस पे, इस तरफ आर डिस्टेंस पे बच्चों जाऊँ, इस तरफ आर डिस्टेंस पर जाऊँ, तो यहाँ की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर हो जाएगी। अब इस तरफ आर डिस्टेंस पे जाऊँ, इस तरफ आर डिस्टेंस पे जा रहा हूँ तो क्या होगा, तो भी सर के क्यू अपॉन आर होगी। इस तरफ पोटेंशियल, इस तरफ पोटेंशियल सेम है। अब अगर मैं ऊपर चला जाऊँ आर डिस्टेंस पे, ऊपर आर डिस्टेंस पे चला जाऊँ तो V क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर अगेन सर होगा। अब इधर चला जाऊँ आर डिस्टेंस पे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। और ये इधर इस चार्ज से आपकी तरफ आ जाऊँ आर डिस्टेंस पे तो वहाँ पे भी के क्यू अपॉन आर होगा। बोर्ड के पीछे चले जाओ आर डिस्टेंस पे तो भी के क्यू अपॉन आर होगा। सर हर तरफ तो के क्यू अपॉन आर हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ स्फेरिकल सा बन रहा है। इधर इधर मिलाओगे तो सेंटर बन जाएगा, इधर मिलाओगे सेंटर बन जाएगा, और पूरा 3D में बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्फेयर बन जाएगा। अब इस जो स्फेयर बन रहा है इसके किसी भी जगह पर, यहाँ पर देखोगे
तो भी पोटेंशियल सेम, इधर इधर मतलब कहीं पर भी देखोगे स्फीयर के पूरे सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा बच्चों, एकदम इक्वल होगा। पोटेंशियल जब इक्वल होगा तो ये जो सरफेस बन रही है इसी को क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ जो हमारा टॉपिक था, आ जाते हैं टॉपिक पे, आ जाए। इक्विपोटेंशियल सरफेस उसी को बोलेंगे, ऐसी सरफेस जहां पे पोटेंशियल क्या हो, एकदम इक्वल हो। ऐसी सरफेस जहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट हो, जैसे देखा एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ए सरफेस विद अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑन द सरफेस। ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा उसको क्या बोलेंगे, मतलब पोटेंशियल सेम और कांस्टेंट होगा उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। क्लियर बच्चों। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ हम क्वालिटीज देख लेते हैं। इक्विपोटेंशियल में नेवर क्रॉस ईच अदर, क्या करते हैं, जो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर कट करेंगे तो क्या अनर्थ हो जाएगा बच्चों, देखो कितने मासूम हो आप लोग। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट कर देंगी तो अनर्थ क्या, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैंने बनाया एक इक्विपोटेंशियल, एक बनाया, वही पॉइंट चार्ज है, यहाँ बीच में छोटू सा प्लस क्यू पॉइंट चार्ज रख देते हैं, इसके थ्रू एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यहाँ दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब दोनों क्या है, इसका अलग कोई पोटेंशियल होगा, इसके सरफेस पे कोई पोटेंशियल मान लो V1 होगा, इसके सरफेस पे V2 होगा, ठीक है, पोटेंशियल अलग अलग है। अब क्या अगर मैं ऐसा करूं कि ये दोनों एक दूसरे को काटने लगे, एक दूसरे को काट ले, मतलब एक के ऊपर एक कोलैप हो जाए, तो ये जो पॉइंट जहां पे ये दोनों इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पे पोटेंशियल V1 भी हो जाएगा, V2 भी हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है एक पॉइंट का दो पोटेंशियल? क्या बच्चों ऐसा पॉसिबल है एक पॉइंट का दो पोटेंशियल? तो इसी वजह से कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। अगर क्रॉस करेंगे तो एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल हो जाएगा, अगर एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल हुआ तो आपको पता है ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, जो नेक्स्ट टू पॉसिबल है, ठीक है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, पॉसिबल है इम्पॉसिबल, कुछ भी लिखो। ये मैं कहाँ आ गया, ये मैं किस रास्ते पे आ गया, यहाँ इस रास्ते पे आपको रहना है। तो क्या है लिया हुआ है, अदरवाइज पोटेंशियल एट अ पॉइंट हैव वैल्यूज, हैव टू वैल्यूज, TO2 लिख दिया है, बताओ ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करो, TWO2 होगा, ठीक है, टू वैल्यूज, एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। सर ये चीज समझा दीजिए एक बार, जब इतना समझा ही रहे हैं तो थोड़ा सा और समझा दीजिए, ठीक है बच्चों, समझाया जाएगा आपको बिल्कुल। मैं इसीलिए बैठा ही हूँ, मैं इसीलिए बैठा हूँ, समझाने के लिए तो बैठा हूँ। मान लो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी पॉइंट चार्ज Q के थ्रू, ठीक है। अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ ऐसे जाएगी ना, ऐसे ही बाहर जा रही है, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ जा रही है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, EPS मान लेते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अभी पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं, लाइन चार्ज जब देखोगे तब आपको समझ में आएगा ज्यादा। अभी इतना समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ जा रही है, सरफेस ऊपर की तरफ जा रही है, तो बीच का एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है बच्चों। हाँ सर 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री बनने का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर है। तो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। अभी लाइन चार्ज के बारे में बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा फीलिंग लो, समझने की कोशिश करो, मेरे भावनाओं को समझो, ठीक है। अगर ये चीज क्लियर हुई, अब नेक्स्ट, if two charge is moving from one point to another point, if a charge is moving, कितनी गलती होती है, गलती इंसान से ही होती है। if a charge is moving from one point to another point over a equipotential surface, the work done is zero। जब कोई भी चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो वर्क डन आपका जीरो होगा। जैसे मैंने बताया ना, जब यहाँ पे आपने रखा है मार्कर को, इधर से इधर ले जा रहे हो तो वर्क डन जीरो हो जा रहा है। ऐसे ही अगर आप चार्ज की बात करो, कोई चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। एक पॉइंट से मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोबारा नहीं बनाऊंगा, सरफेस यहाँ पर है, यहाँ पर एक मैंने बनाई थी, यहाँ एक बनाई थी, अच्छा नहीं इसको सही करूंगा तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी, बना ही लेते हैं इसको समझाने के लिए। तो क्या है बच्चों, ऐसे है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ से यहाँ का जो पोटेंशियल है वो मान लो V है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल V होगा। अब हम इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो वर्क डन भी बच्चों क्या होगा, जीरो होगा। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर एक जगह से दूसरे जगह किसी चार्ज को ले जाओगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सर, ठीक है, जीरो हो जाएगा। वेरी गुड। अब देखते हैं शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर कोई पॉइंट सोर्स है
तो उसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो कैसी बनेगी, स्फेरिकल बनेगी बच्चों। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने पॉइंट चार्ज ही बार बार देख रहे थे। एक पॉइंट चार्ज क्यू है, इसके थ्रू मान लो इधर r डिस्टेंस पे भी पोटेंशियल सेम होगा, इधर r डिस्टेंस पे भी, इधर r डिस्टेंस पे भी, इधर r डिस्टेंस पे भी, और पीछे भी आगे भी। तो क्या बन जाएगा, एक बड़ा सा बच्चों स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, 3D में बना देता हूँ। ये क्या बन जाएगा, स्फेरिकल होगी। इसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो कैसी होगी सर, स्फेरिकल। स्फेरिकल होगी, अरे स्फेरिकल होगी। थोड़ा सा और ड्रॉ कर दे रहा हूँ ऊपर, ये ऊपर आगे पीछे हर तरफ पोटेंशियल क्या होगा, r डिस्टेंस पे सेम ही होगा। ठीक है बच्चों, दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज हुआ होगा आप लोगों को। अगर विजुअलाइज हुआ है तो जोर से थम्स अप बटन को क्लिक कर दो, लाइक बटन को क्लिक कर दो, और अगर नहीं उतने में संतुष्टि मिल रही है तो कमेंट में भी एक थम्स अप लगा दो। ठीक है, तो आई होप ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर ये चीज़ क्लियर हुई है तो अच्छी बात है, हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब लाइन सोर्स के लिए, अब लाइन सोर्स के लिए आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं लगवाता हूँ दिमाग, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अपना सोच का दायरा बढ़ाइए, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, सोच का दायरा बढ़ाइए। एक लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स मतलब स्ट्रेट लाइन है, बट हम इसको थोड़ा 3D में दिखाएंगे ताकि दिखने में अच्छा दिखे। ठीक है, देखने में अच्छा लगे। ये एक लाइन सोर्स है, इसमें इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है हर तरफ। तो अगर मैं इससे r डिस्टेंस पे जाऊंगा, इसको थोड़ा कलर कर देते हैं ना, चलो फिल कर देते हैं। ठीक है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इससे क्या मैं जाऊंगा, अगर इस तरफ r डिस्टेंस पे जाता हूँ, इस तरफ r डिस्टेंस पे अगर मैं गया तो पोटेंशियल सेम होगा, r डिस्टेंस पे गया तो पोटेंशियल v होगा। अगर इस तरफ r डिस्टेंस पे गया तो भी पोटेंशियल v ही होगा। अगर मैं आगे की तरफ आया r डिस्टेंस तो भी पोटेंशियल v होगा, पीछे की तरफ गया तो भी पोटेंशियल v होगा। तो इस तरह से देखो, हर तरफ इसका मतलब साइड में हर तरफ पोटेंशियल सेम हो रहा है। तो क्या एक सिलेंडर बन रहा है, r डिस्टेंस पे इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, आगे जाओ पीछे जाओ, हर तरफ पोटेंशियल सेम हो रहा है। तो ये क्या एक सिलेंडर जैसा आपको दिख रहा है, सिलेंडर दिख रहा है कि नहीं बच्चों? अगर सिलेंडर दिख रहा है, विजुअलाइज हुआ थोड़ा सा सिलेंडर, इधर भी इधर भी इधर भी, तो चारों तरफ अगर मैं घूमूंगा, ऊपर नीचे तो नहीं ना सेम होगा, ऊपर नीचे नहीं ना सेम होगा, r डिस्टेंस ऊपर जाएंगे तब थोड़ी सेम होगा, साइड साइड में सेम होगा। तो ये क्या बन रहा है, एक सिलेंडर जैसा शेप बन रहा है सर। फिर एक सिलेंडर जैसा शेप बन रहा है, ऊपर वाले का भी सोचो ही मैं, सोचोगे तो कंफ्यूजन होगा, अभी बस साइड साइड का सोचो। तो हर तरफ क्या होगा, सेम होगा बच्चों, हर तरफ पोटेंशियल, क्योंकि ये चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल वही वही। अब यहाँ ऊपर का अगर हम पोटेंशियल की बात करें, ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, इन सब पूरे चार्जेस की वजह से ऊपर पोटेंशियल होगा एट एक्सियल पॉइंट। लाइन चार्ज का एक्सियल पॉइंट वाला मैंने समझाया था ना, वो केस लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटू सा चार्ज होगा, यहाँ पे एक छोटू सा चार्ज होगा क्यू, उसके थ्रू यहाँ पे पोटेंशियल होगा, उसके थ्रू ऐसे ऐसे लगेगा पोटेंशियल। तो हर तरफ सेम होगा। ठीक है, ज्यादा नहीं सोच रहा है, बस ये सोचो अगर मैं इससे r डिस्टेंस पे इधर जाता हूँ तो भी पोटेंशियल वही रहेगा, इधर जाता हूँ इधर जाता हूँ इधर जाता हूँ, हर तरफ जाता हूँ तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलेंडर बनेगा, सिलेंडर 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 बना देते हैं इसको थोड़ा सा और दब दब दब। ये क्या बन गया बच्चों, सिलेंडर बन गया। ठीक है, कलर ठीक है, कैसा रहेगा बच्चों, सिलेंडर रहेगा। सर समझ आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है बच्चों, कैसा रहेगा, सिलेंड्रिकल रहेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला लाइन चार्ज सिलेंड्रिकल। इतनी चीज तो क्लियर दिख रही होगी, एकदम साफ साफ। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। फॉर अ प्लेन शीट, प्लेन सोर्स, प्लेन सोर्स मतलब एक प्लेन सा शीट रखा हो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको सब्र रख के समझने की कोशिश करनी होगी। मैं एक प्लेन शीट बना देता हूँ ऐसे, ये एक प्लेन शीट है। अब इससे मैं अगर r डिस्टेंस आगे की तरफ जाऊँ, यहाँ पे मतलब हर तरफ इसके चार्ज रखा हुआ है, प्लस 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 चार्ज है, मान लो प्लस चार्ज हर तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर तरफ ऐसे 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 चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों। समझ आ रहा है, ऐसे मैं बना दे रहा हूँ ऐसे ताकि आप लोगों को फील आए। अब मैं क्या करूंगा, इन सब चार्जेस से इस वाले चार्ज से r डिस्टेंस जाऊंगा, इस वाले चार्ज से r डिस्टेंस, हर एक चार्ज से मैं r डिस्टेंस जाऊंगा, तो सेम टू सेम ऐसा ही एक प्लेन बन जाएगा। थोड़ा बच्चों सोच का दायरा बढ़ाओ, हर एक चार्ज से r डिस्टेंस पे जाऊंगा तो ऐसा ही एक प्लेन बन जाएगा सामने। ऐसा ही एक मेरे पास एक नोटबुक है, ऐसे नोटबुक है, इससे मैं r डिस्टेंस पे हर तरफ जा रहा हूँ, हर तरफ r डिस्टेंस पे जा रहा हूँ, तो ऐसे एकदम सामने एक प्लेन सा बन जाएगा, एक प्लेन बन जाएगा ना। तो इस प्लेन का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो भी एक तरह का प्लेन ही होगा, एक पैरेलल प्लेन, मतलब इसके क्या होगा, पैरेलल आएगा। बच्चों समझ में आ रहा होगा, थोड़ा 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 समझ में आ रहा होगा। ये लास्ट वाले से अगर r डिस्टेंस पे जाऊंगा तो यहीं पे रुक जाएगा वो r डिस्टेंस। ठीक है, क्या बन रहा है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा।
थोड़ा सा बच्चों सोच का दायरा बढ़ाओ, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, थोड़ा सा अपने मन में सोचना। तो ये क्या बनेगा, एक पैरेलल प्लेन बनेगा। ठीक है, तीनों का समझ में आया। पॉइंट सोर्स का स्फेरिकल, लाइन सोर्स का सिलेंड्रिकल और प्लेन का एक पैरेलल प्लेन बनेगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड। तो आप लोगों को आंसर इसका देना है जल्दी जल्दी कमेंट में। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन सा पार्ट करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर होती है, पैरेलल तो होती नहीं है, तो ये हमने एलिमिनेट कर दिया। एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस हैविंग ए वेरिएबल वोल्टेज, वोल्टेज ही तो सेम होता है तभी तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये भी गलत है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, यही पार्ट हमारा करेक्ट है। चलो देखते हैं आंसर करेक्ट है या नहीं। चलो लेट्स चेक। देखो आंसर क्या, थर्ड वाला आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं, ये तीसरा नन ऑफ एबव भी नहीं हो सकता है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलो फिर बच्चों थोड़ा आगे बढ़ा जाए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। What is the nature of equipotential surface in case of positive point charge? एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो उससे इक्विपोटेंशियल सरफेस का नेचर क्या होगा। पॉइंट चार्ज से मैंने पॉइंट सोर्स या पॉइंट चार्ज की बात की जाए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। कुछ बच्चों को आंसर क्वेश्चन देखते हैं आंसर पता चल गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं क्या करूंगा ना, 1 सेकंड का टाइम दूंगा, आप लोग पॉज करके आंसर लिख दीजिएगा, फिर मैं आंसर बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं हट जा रहा हूँ साइड, आप लोग पढ़िए। व्हाट इज द नेचर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज सबस्टेटेड एट इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पे थोड़ा सोचना, जल्दी में पॉइंट चार्ज देखते ही तुरंत ये मत करना कि यहाँ पर कूद के स्फेरिकल पे लगा दिया, थोड़ा दिमाग लगाना। स्फेरिकल आपका सही आंसर नहीं है। अगर सेम ही क्वेश्चन नहीं हो जाते दोनों, आप नर्सरी के बच्चे थोड़ी हो जो दो क्वेश्चन सेम लूंगा, समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये नहीं कि तुरंत कूद जाना है आंसर पे, एकदम इत्मीनान के साथ आंसर दो। ठीक है, चलो अब जिसको आंसर देना से दे दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ चार्ज इन्फिनिटी। ऐसा चार्ज जो कि कहाँ रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है। एक चार्ज इनफाइनाइट पे रखा है, मतलब बहुत दूर रखा है, बहुत दूर रखा है, ये चार्ज है बहुत दूर रखा हुआ है। अब इससे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे रहेगी, स्फेरिकल स्फेरिकल बनती चली आएगी, स्फेरिकल बनती चली आएगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा एक खूब बड़ा सा स्फीयर बनेगा, ये इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, इन्फिनिटी से एक खूब बड़ा सा स्फीयर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं, इन्फिनिटी पे है तो मतलब इससे जब बनता रहेगा तो ऐसी सरफेस जो हमारे पास आएगी वो खूब बड़ी सी आएगी, खूब बड़ी सी आएगी, तो हमें क्या दिखेगा, ये उसकी जगह पर क्या बोलते हैं, अरे इस स्फीयर की जगह पर ये एक प्लेन जैसा दिखने लगेगा। जब सर्कल, जैसे अर्थ का ही रेफरेंस लो, अर्थ क्या है, खूब बड़ा सा स्फीयर है, लेकिन हम जब देखते हैं अपनी लैंड को, जमीन को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, प्लेन दिखती है, क्योंकि बहुत बड़ा स्फीयर है ना, तो उस रेफरेंस में हमें छोटा सा स्फीयर का पार्ट दिखता है। अगर ये स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट लो, इतना सा पार्ट, तो ये प्लेन तो दिखेगा, तो हमें जो सरफेस है वो कैसी दिखेगी, कैसी विजुअलाइज होगी, हमें प्लेन दिखेगी। ठीक है बच्चों, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, हमें कैसे दिखेगी, प्लेन दिखेगी। कैसे दिखेगी बच्चों, प्लेन दिखेगी। चलो चेक करते हैं आंसर करेक्ट है या नहीं। ठीक है, ये सबका मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा फिगर देके आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, तो ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम पे हर बार की तरह। प्लेन सरफेस, ठीक है, क्लियर है, ये आंसर भी हमारा हो गया सही। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो टेंजेंट होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। क्या थोड़ा सा बच्चों दिमाग लगाओ, एक फिगर बना के देख लो, दिमाग लगाओ, एक फिगर बना के देख लो। मैं आपको समय की कमी नहीं है, समय बहुत है हमारे पास। एक फिगर बना के देख लो ना जल्दी से, एक छोटा सा फिगर बना के देख लो। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के टेंजेंट है। टेंजेंट मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड बस एक ही बार टच करे और काट के ना जाए, बस एक बार हल्का सा टच करते हुए चली जाए। अरे किसी स्फीयर को अगर कोई लाइन एक बार टच करते हुए चली जा रही है, कोई स्फीयर है उसको एक कोई लाइन है, अगर एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, बस खाली टच कर रही है, ना कि काट के जा रही है, टच कर रही है, काटने में तो एक्सपर्ट आप लोग हो ही, तो क्या हो जा रहा है, एक ही बार जब टच कर रही है तो इसी को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट, टेंजेंट इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसी का नाम है टेंजेंट। तो बताओ बच्चों इसका क्या आंसर होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। थोड़ा सा सोचो, गलत आंसर आने पर मैं फोन में ही घुस के मार सकता हूँ, मेरे पास नेचुरल पावर्स हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो गधो, आंसर नहीं आया अभी तक आंसर नहीं आया। मैं एक बना रहा हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस, कहाँ बना रहे हैं सर, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा हूँ मैं, ये बनाया मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यों रखा है, इसके चारों तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो क्या करेगी, इसको चीरते हुए जाएगी ना,
एक पॉइंट पे से टच करते हुए थोड़ी जा रही है, ऐसे ये ऐसा फिगर बन रहा है ना, तो ऑफकोर्स फॉल्स होगा, फॉल्स ही होगा ना बच्चों। थोड़ा सा देखो, अभी भी कंफ्यूजन का चेहरा बना के बैठे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब इससे जाएंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस से, तो ये काट के जा रही है, टेंजेंट नहीं हो सकता ये। टेंजेंट बस एक पॉइंट पे टच करके जाना चाहिए। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस के? नहीं जा रही है ना, इस तरह से जा रही है, तो मतलब टेंजेंट नहीं है, फॉल्स है। तो इसको फॉल्स तो कंसीडर करो, यकीन तो करो बात पे। चलो पांचवा आंसर तो सही आना ही चाहिए, पांचवा आंसर तो सही आना ही चाहिए। पांचवा देखते हैं किसका सही आता है। पढ़ो क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर 45 डिग्री टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये तो आपका समझ ही जाना चाहिए, तो गलत है, 90 डिग्री होती है एकदम स्टार्टिंग से ही, तो समझ जाना चाहिए। और ये भी समझ जाना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। द सरफेस ऑफ चार्ज, द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर्स इज इक्विपोटेंशियल। ठीक है, ये वाला में थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फील्ड लाइन ड्यू टू अ पोटेंशियल चार्ज इज सर्कुलर। अच्छा क्या है? फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज सर्कुलर। फील्ड लाइन कहाँ से सर्कुलर हो जाएंगे? वो तो सीधी सीधी जाती है ना, तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, मतलब ये ऑप्शन सही है। देखो अगर आपने एलिमिनेशन मेथड लगाया तो ये ऑप्शन तो सही है। अब बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? ठीक है, आपने देखा ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत था, तो आपको ये आंसर सही तो मिला, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? कई बार देखो अगर स्मार्ट बच्चे क्या वर्क करते हैं, ऐसे ही देखते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तीन ऑप्शन तो 100% गलत है, तो चौथा हमें पता भी नहीं है क्या एक्सप्लेनेशन है, तो चौथा ही सही होगा। चौथा तो सही है, अगर आपने दिमाग लगाया तो चौथा सही है। लेकिन अब चौथा सही कैसे? द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। अब चार्ज कंडक्टर देखो कैसा दिखता है। चार्ज कंडक्टर कुछ ऐसा सिलेंडर जैसा दिखता है, सिलेंडर, मतलब किसी भी शेप का हो सकता है चार्ज कंडक्टर। मैं सिलेंडर बना रहा हूँ, ठीक है, मैं एक सिलेंडर बना रहा हूँ। ये हमारा क्या है? चार्ज कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है, मान लेते हैं चार्ज कंडक्टिंग वायर। ठीक है, सीधा बन गया। अब देखो इस पे क्या होगा, जब भी हम इस पे करंट फ्लो कराएंगे, जब भी ये कंडक्टर है इस पे जब भी हम करंट फ्लो कराएंगे, तो करंट फ्लो कराते वक्त क्या होता है, इसके सारे के सारे चार्ज यहाँ पर आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं, सरफेस पे। ठीक, अब क्या होता है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो सबके सब चार्ज यहाँ पर आ जाते हैं, और इस जगह पर यहाँ से आर डिस्टेंस, हर जगह डिस्टेंस बराबर है, तो कंडक्टर की जो सरफेस होती है उस पर जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। जो भी कंडक्टर होता है, ये आपको पढ़ाया गया होगा, जो भी कंडक्टर होता है, कंडक्टर की जो सरफेस पे होता है वो पोटेंशियल हमेशा सेम होता है, सरफेस पे कंडक्टर के पोटेंशियल सेम होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो कंडक्टर की सरफेस होती है वो क्या होती है? इक्विपोटेंशियल होती है। बच्चों आई होप आपके ये भी समझ में आया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन भी, क्या सिक्स क्वेश्चन भी है हमारे पास? हाँ सिक्स क्वेश्चन भी, इसको भी जल्दी से सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का मकसद क्या है, कॉन्सेप्ट तो सबके समझ में आ जाता है। अगर मैं कहानी की तरह कॉन्सेप्ट बताता रहा हूँ तो आपके समझ में आ जाएगा, आपको लगेगा भी, मजा भी आएगा कि सर समझ में आ रहा है। लेकिन जब क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करते हो तो उसमें क्या होता है, आपके पास एक तो कॉन्फिडेंस आता है, और बहुत सारी चीजें आप क्वेश्चन के माध्यम से भी सीखते हो। जैसे पिछला जो हमारा क्वेश्चन था, इससे हमने क्या सीखा? क्वेश्चन के माध्यम से इसको सीखा। कैसे सीखा हमने? क्वेश्चन से तो एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, इसको आप चाहो नोट्स में लिख सकते हो, नोट्स में अपनी लैंग्वेज में ही लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट में आपको नोट्स में लिखना है, अपने नोट्स में ऐसे नोट डाल करके लिख लेना ये पॉइंट। ठीक है, तो बहुत कुछ क्वेश्चन के मीडियम से हम लोग सीखते हैं, इसलिए क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। बहुत लोग तो यहाँ पे आंसर देख ले रहे होंगे। ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस अराउंड द positive point charge q, what will be happen if we place another point charge q plus q between a and b? a and b के बीच में अगर मैं कोई चार्ज रख दूं तो क्या होगा? और ए और बी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। तो बच्चों क्या होता है, अगर आप चार्ज रखोगे और दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज रख भी रहे हो यहाँ बीच में ला करके, तो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ भागेगा? अच्छा ये आपने पढ़ रखा है ना, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो ए पॉइंट का यहाँ का पोटेंशियल हायर है कि यहाँ का? चार्ज के करीब ये है तो इसका पोटेंशियल हायर होगा, इधर का लोअर होगा, तो ए से किधर जाएगा? बी की तरफ जाएगा। ठीक है, ए से बी की तरफ जाएगा, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ में आया? हायर से लोअर की तरफ करंट फ्लो होता है या चार्ज फ्लो होता है, तो चार्ज आपने बीच में रखा तो कहाँ जाएगा? हायर। ए पॉइंट पे हायर है, बी पॉइंट पे लोअर है, तो हायर से लोअर की तरफ चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन, अरे इसका ऑप्शन मैंने गलत आंसर दिखा दिया, इसका ऑप्शन क्या होगा? सी हमारा करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग लिखिए। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। क्या पूछा है? ए चार्ज क्यू इज एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ए बी सी डी ई,
Which among of the following is true? Charge is taken to A to B, C and E. चार्ज को क्या उठाया गया, ए से बी पे रखा गया, बी से सी पे रखा गया, फिर सी से डी पे रखा गया है। तो आपको पूछा गया वर्क डन अलोंग ए एंड बी इज मिनिमम। ए से बी ले जाते टाइम सबसे कम काम करना पड़ा होगा, या ए से डी ले जाते टाइम सबसे कम काम करना पड़ेगा, या वर्क डन हमें कहीं पे भी ले जाओ जीरो होगा, या फिर वर्क डन ऑल पॉजिटिव होगा, इक्वल होगा वर्क डन। तो क्या है बच्चों, गधों, ये क्या चीज़ है? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कहीं पे भी ले जाओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्या होता है? कहीं पर भी ले जाओ क्या होता है? वर्क डन जीरो होता है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा ना। अब तो आएगा ही आंसर, क्या होगा? सी ऑप्शन ही तो करेक्ट होगा। अब आते हैं हमारे अगले पे, क्राउडिंग। क्राउडिंग क्या होता है? क्राउडिंग मतलब भीड़। क्राउडिंग मतलब भीड़ ही तो होता है बच्चों। ठीक है, ये छोटा सा बच्चों वाला टॉपिक है, बता देता हूँ, आप लोग भी बच्चे ही हो तो क्या है, बच्चों वाला टॉपिक है। क्या चीज़ है? क्राउडिंग। क्राउडिंग मतलब क्या होता है? भीड़। और भीड़ मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है? चार्ज की क्राउडिंग की बात हो रही है। देखो आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने अभी तक पढ़ा है सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन ए, ये पढ़ रखा है। अब क्या क्राउडिंग मतलब क्या है? चार्ज डेंसिटी ज्यादा। अगर हम एरिया को कम करेंगे तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर हम किसी जगह का एरिया कम करते हैं तो चार्ज डेंसिटी, यूनिट चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जहां पे ज्यादा हो जाएगी वहां मतलब क्राउडिंग हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेढ़ा मेढ़ा सा शेप बना रहा हूँ, एक टेढ़ा मेढ़ा से यहाँ पर एक छोटा सा शेप बनाया, यहाँ पर एक है, ये एरिया है, और एक नैरो सा एरिया है। ठीक है, अब ये है, मान लो ये एरिया ए है, ये एरिया बी है, और ये वाला बड़ा वाला एरिया सी है, और ये वाला एरिया डी है। इसको थोड़ा सा डी को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना दो। चलो इससे ये कोई एरिया ही नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा मामला गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे कि कहाँ की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी? तो सर आपने बताया था। अब मान लो यहाँ का जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है, सिग्मा ए है, सिग्मा बी है और सिग्मा सी है। ठीक है, ये बताना है। तो आपसे पूछा जाए कहाँ की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, पर यूनिट चार्ज कहाँ पर ज़्यादा होगा? तो कहाँ होगा बच्चों? जहाँ का एरिया कम वहाँ की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी ए की होगी, फिर चार्ज डेंसिटी बी की होगी, फिर चार्ज डेंसिटी सी की होगी। क्लियर है? ये चीज समझ में आया? जहां का एरिया कम वहां की चार्ज डेंसिटी ज्यादा, वहां ज्यादा भीड़ भाड़ होगी। जहां पतली रोड होती है भीड़ भाड़ वहां तो ज्यादा दिखती है, अगर रोड चौड़ी है तो भीड़ भाड़ कम दिखेगी। तो एरिया ज्यादा तो भीड़ भाड़ ज्यादा, मतलब एरिया कम तो भीड़ भाड़ ज्यादा। ये हो गया। अब देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा? हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क पड़ेगा क्या सर? पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा। एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा, ये पढ़ रखा है हमने क्या? अरे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी आप लोग बताते भी नहीं हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है? एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ रखा है ये चीज। ठीक है, तो अगर सिग्मा बढ़ेगा, जहाँ की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी। तो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ऑर्डर लिख सकते हो, ई ए इज ग्रेटर देन ई बी देन ई सी। ठीक है, यही ऑर्डर क्या होगा? इसका भी होगा। क्लियर है बच्चों? आई होप समझ में आप लोगों के आया होगा ये क्राउडिंग। ठीक है, क्राउडिंग आपके समझ में आएगा। जब सिग्मा बढ़ेगा तो साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। जहाँ का चार्ज डेंसिटी ज़्यादा वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा। ये चीज़ आ सकती है आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, ये आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, मैं तब तक एक घूंट पानी पीता हूँ, तब तक आप लोगों के लिए कुछ दे के भी जाऊँ ताकि आप लोग समझो। ये नोट को नोट करो, नोट को नोट करो, नोट को नोट करो, जल्दी 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 जल्दी, बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी से नोट करो। अगर वीडियो के एंड में याद रहा मुझे तो मैं आप लोगों को एक कहानी बताऊंगा, अगर नहीं याद रहा तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी कहानी मेरे दिमाग में आ रही है। पहले पढ़ाई कर लेते हैं, फिर आराम से कहानी सुनेंगे। चलो फिर देखते हैं क्या क्या मैंने लिखा। अगर किसी कंडक्टर को ग्राउंडेड कर दिया जाए तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। आपको पता है जो ग्राउंड है वो भंडार है, चार्जेस का भंडार है। तो अगर उसको हम ग्राउंडेड कर देंगे, ग्राउंडेड करने का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों?
खट से जीरो हो जाएगा, ठीक है। ग्राउंड करने के बाद पोटेंशियल जीरो हो जाता है। चलो अब नेक्स्ट हमारा है क्या, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। शेयरिंग ऑफ चार्जेस को समझने के लिए मैं एक नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा। शेयरिंग ऑफ चार्जेस क्या होता है, मान लो कि दो कंडक्टर्स हैं, अभी शेयर की बात करेंगे। दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं, वो दोनों दूर दूर हैं, ठीक है, दूर दूर रखे हुए हैं। अब दोनों को मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा बच्चों, जब वायर से मैं कनेक्ट करूंगा तो दोनों में चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और ये चार्ज फ्लो कब तक चलेगा सर, अनंत तक। बिल्कुल अनंत तक नहीं चलेगा, इनफाइनाइट तक नहीं चलेगा। ये कब तक चलेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, V1 इज इक्वल टू V2 ना हो जाए। ये कब तक काम करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। यार यही केस तो होता है, दो बोतल्स ले लो, दो बॉटल्स ले लो, दो बॉटल्स ले लो, ऐसे ऐसे पानी भर दो दोनों में, एक में कम पानी रखो, एक में ज्यादा पानी रखो। अब क्या करो, दोनों को पाइप से अगर जोड़ दो तो इसका पानी इसमें बहेगा, फ्लो होगा। और कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल मतलब दोनों का लेवल वाटर का बराबर नहीं हो जाता, तब तक बहेगा, उसके बाद बहना बंद हो जाएगा। तो ऐसे जब चार्जेस को आप क्या करते हो, वायर से कनेक्ट करते हो, तो इसमें क्या चार्ज फ्लो होगा। और कब तक होगा सर, तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। हाँ यही आंसर मुझे सुनना था। तो कब तक बहेगा, जब तक पोटेंशियल दोनों का बराबर ना हो जाए। तो इससे हमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशन मिली। क्या है, यहाँ पे दो कंडक्टिंग स्फीयर का सेल है जिसका रेडियस एक का R1 है, R2 है। तो यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। कुछ डेरिवेशंस हमारा है यहाँ पे, इसीलिए हमें बनाना होगा इसको। चलो डेरिवेशंस करते हैं। ये क्या है, एक है R1, एक का रेडियस है R1 और दूसरे का रेडियस क्या है, R2 है। दूसरे का रेडियस R2 है। दोनों को क्या किया है, मैंने जोड़ दिया है कंडक्टिंग वायर से। एक पे जो चार्ज है वो कैपिटल Q1 है और दूसरे पे चार्ज है कैपिटल Q2 है। और ये चार्ज, अब जब चार्ज मतलब क्या किया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो दोनों पे जो फाइनल चार्ज बढ़ा है बचा है फ्लो होना, जब दोनों बंद हो गए तो दोनों पे चार्ज, एक पे बचा है Q1 और एक पे बचा है बच्चों क्या, Q2। क्लियर है। और जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज क्या है, दोनों का मिला करके वो मान लो Q चार्ज है, जो कि किसके बराबर है, कैपिटल Q1 Q2 के। और किसके बराबर है, अरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं पढ़ा है क्या, मतलब चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जितना स्टार्टिंग में दोनों का मिला के चार्ज था उतना ही बाद में भी दोनों का मिला के होगा। मैंने एग्जांपल भी बहुत अच्छा से देकर के समझाया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो दोनों का जितना मिला के पहले था चार्ज उतना ही बाद में होगा, तो टोटल चार्ज क्यों मान लेते हैं। अब ये कब तक चार्ज फ्लो होगा, कब तक चार्ज फ्लो होगा सर, चार्ज जब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों पे चार्ज क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो मतलब जब बराबर, मतलब पोटेंशियल जब दोनों का बराबर हो गया होगा, मैं दोनों पे चार्ज कितना रहा होगा, Q1 Q2 रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, V1 इज इक्वल टू V2, हमने ये पढ़ा हुआ है। तो V1 क्या होगा, K Q1 अपॉन R1 और ये क्या हो जाएगा, K Q2 अपॉन R2, यही तो होगा। तो अब इसका K कट जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हो, ऑब्जर्वेशन क्या चीज लिख सकते हो, Q1 अपॉन R1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन R2, कैपिटल R2। अब इसको लाओगे इधर तो ये क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, यही तो होगा बच्चों। ये ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी, ये चीज मिलेगी। तो अब क्या करना है आपको, आगे थोड़ा सा चीज और करनी है। यहाँ पे अब अच्छे से इसको लिखते हैं। हमें क्या मिला था, पूरा शुरू से मैं अच्छे से लिखता हूँ ताकि आपके समझ में आए। क्या मिला था हमें, V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा, तब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। करंट फ्लो होना जब बंद हुआ तो हमें क्या मिला है, एक पे चार्ज Q1 मिला है और एक पे चार्ज क्या मिला है बच्चों, R1 रेडियस है। एक पे चार्ज क्या मिला है, Q2 मिला है। ठीक है, अब आराम से समझिए इत्मीनान के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा Q1 R1 इज इक्वल टू Q2 R2। अब मैंने क्या किया, Q1 को इधर ले आया, R1 को उधर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। अब देखो मैं अगर दोनों में 1 1 ऐड कर दूं, ठीक है, बाय एडिंग 1 बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड को, साइड में मैंने क्या किया, 1 ऐड कर दिया। और जब 1 ऐड करूंगा तो क्या हमारा निकलेगा कंक्लूजन, Q1 अपॉन Q2 प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 प्लस 1। तो इसको करेंगे जब सॉल्व तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, यही होगा, यही ऑब्जर्वेशन निकलेगा। और Q1 अपॉन Q2 को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज जितना कि कंडक्टर पे, मतलब कैपिटल Q, बड़ा वाला Q लिख सकते हैं। Q अपॉन Q2 इज इक्वल टू
R1 प्लस R2 अपॉन R2 लिखना पड़ेगा। ये लिखोगे ना। अब इसको क्या करना है, हमें Q2 की वैल्यू लिखा लिया, मतलब कितना चार्ज रह जाएगा उस पर। मतलब इतना सब सॉल्व करने के बाद पोटेंशियल कुछ ना बताओ, हमसे कोई पूछे दोनों को कनेक्ट किया गया है तो कितना चार्ज रह जाएगा दूसरे वाले पे, तो निकालने का डायरेक्ट हमें फॉर्मूला बनाना है। तो ये क्या होगा, Q को ऊपर भेज दो, उल्टा कर दो पूरे को, तो क्या हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा R2 QR2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा। इसी तरह अगर Q1 निकालना होगा, देखो गोला ही बन रहा है, इस वाले पार्ट में सेलेक्ट करना चाहूँगा, 2 भी साथ में आ गया। ठीक है, इस 2 को हटा देते हैं, 2 को हटा देते हैं, यहाँ Q2 लिख देते हैं। ठीक, मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल करके निकाला है आंसर। ठीक है, बहुत मेहनत से निकाला है। अगर सारी चीज़ें आप लोगों को ही बता दूंगा तो आप लोग भी नहीं मेरी तरह टीचर बन जाओगे, तो मेरा काम क्या रह जाएगा। इसलिए कुछ बातें आप लोगों से छुपा के रखनी पड़ेगी, हर एक चीज़ नहीं बताऊंगा गधों। अरे इसको बस उल्टा किया, दोनों को उल्टा करके Q को उधर भेज दिया है, कैपिटल Q को। जब कैपिटल Q उधर जाएगा, देखो सच में जाने लगा कैपिटल Q उधर जाएगा तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हमें Q की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। ऐसे अगर Q1 की सेम, हम वापस से मैं डेराइव इतना बड़ा नहीं करने जाऊंगा, हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q R1 प्लस R2। ठीक है, ये दो हमें ऑब्जर्वेशन मिल गई है, मतलब 2 फॉर्मूले आपके बन गए हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 फॉर्मूले और दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अभी मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन करा दूंगा, आप लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 फॉर्मूले हमें मिल गए। क्लियर है बच्चों, ये चीज़ समझ में आया। अब हम एक और फॉर्मूला बनाएंगे इससे। हम 2 फॉर्मूले में थोड़ी ना संतुष्ट होने वाले हैं। जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो। देखो, इसको नोट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ लिखनी पड़ेगी और ये फिगर बनाना पड़ेगा, ये वाला फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अरे ये वाला आपको क्या करना पड़ेगा, ये फिगर बनाना पड़ेगा और ये 2 चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ से डेरिवेशन लिखना है। अच्छा मैं हटाऊँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, फिर ये 2 चीज़ें आप लोग कर लो कंप्लीट। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब हमें और भी चीज़ें डेराइव करनी है इसमें। चलो पहले जल्दी जल्दी से लिखो, फिर नेक्स्ट चीज़ के थ्रू डेराइव करते हैं। जल्दी से आप लोग लिखो, इसको नोट करो। तेजी के साथ इसको नोट डाउन करो। नोट हो गया क्या? कुछ लोगों ने तो स्किप ही कर दिया होगा वीडियो डायरेक्ट। नोट हो गया हो तो बताओ, आगे बढ़ा जाए। नोट हो गया तो बताओ, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब हम अगला ऑब्जर्वेशन अपना देखेंगे। ठीक है, अब अगला ऑब्जर्वेशन देखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसमें रिलेशन देख लेते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी और उसके बाद हम आर में रिलेशन देख लेते हैं, रेडियस में। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले वाले का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पहले वाले का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको मान लेते हैं हम लोग सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले वाले का Q1 है चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। यही तो होता है बच्चों, यही होता है ना 4πr²। और दूसरे वाले का सिग्मा 2 क्या होता है, Q2 अपॉन 4π, ये R1 है, ये R2 है, R2 का स्क्वायर। अब हम दोनों को अगर डिवाइड करेंगे सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, तो क्या हो जाएगा, Q1 4πr1² अपॉन Q2 4πr2²। ठीक है, क्लियर है। ये चीज़ तो क्या होगा, 4π से 4π कट आउट हो जाएगा, कट जाएगा। तो और क्या होगा, और देख लो अभी सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ आगे लिखेंगे Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर। अब यहाँ डिवीजन का साइन लगेगा Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। अगर अपॉन में था ना तो इसलिए मैंने इसको डिवीजन का साइन लगा दिया। अब देखो आगे डिवीजन का मतलब क्या होता है, उल्टा करके मल्टीप्लीकेशन, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, उल्टा करके मल्टीप्लीकेशन Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू R2 अपॉन R2 स्क्वायर अपॉन Q2। हाँ Q2 है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1
स्क्वायर। अभी आगे देखो, अब तो खेल समझ में आ रहा होगा। Q1 अपॉन Q2 किसके बराबर होता है? R1 अपॉन R2 के बराबर होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? R1 अपॉन R2 लिख सकते हैं इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। तो अब क्या होगा, ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा। तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी? हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगी जो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 होता है वो किसके बराबर होता है? R1 अपॉन R2 अपॉन R1 के बराबर होता है। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। R2 अपॉन R1 के बराबर होता है। R2 अपॉन R1 के जो है बराबर होता है। ये चीज़ नोट डाउन कर लो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो जल्दी से नोट डाउन करिए इसको बच्चों। ठीक है, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, जल्दी जल्दी से आप लोगों को नोट डाउन करते जाना है। ठीक, देखते हैं कितने लोगों का हो गया नोट। चलो, अब मैं सारी ऑब्जर्वेशन को एक काम करता हूँ, सबको साथ में लिख देता हूँ। ठीक है, सारी ऑब्जर्वेशन को साथ में मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को एक माइंड मैप सा मिल जाए, कुछ एक पेज ऐसा मिल जाए जिसमें आपने माइंड मैप लिखे हो। ठीक है, शेयरिंग ऑफ चार्जेस का है। माइंड मैप बना देते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। और हमें क्या करना है, इसमें ऐड भी करनी है कुछ चीज़ें, ऐड भी करनी है। ठीक है, अब हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिली? पहले अगर हम शेयरिंग ऑफ चार्ज करते हैं तो हमारा क्या होता है बच्चों? क्या होता है, यहाँ बीच में रखता हूँ। ये कैसे लाइन मेरी जो मिट्टी नहीं रही है। ठीक, पहले क्या होता है, चलो लिख देते हैं इसी पे। V1 जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है? V1 होता है वो V2 के बराबर हो जाता है। क्लियर बच्चों? V1 V2 के बराबर हो जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं लेना देना है इससे। V1 V2 के बराबर हो जाता है। क्लियर? IZ कहाँ से आ गया यार? V1 V2 के बराबर होता है। अब अगले में देखते हैं, ये माइंड मैप ही खराब है, जो मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा है। इसको क्या करते हैं, काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं। देखो, अब क्या है हमारा, पहली ऑब्जर्वेशन थी जब चार्ज को शेयर कर रहे हैं तो V1 हमारा V2 के बराबर होता है। अब हमें अगर Q1 निकालना हो चार्ज तो हमारा क्या हो जाएगा? Q R2 अपॉन R1 प्लस R2। यही तो था बच्चों, कहीं मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ? R2 Q2 का R2 होता है, Q1 का R1 होता है। सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी। और ये Q2 अगर हमें निकालना हो तो क्या हो जाएगा? Q R2 R1 प्लस R2, ये होता है। ठीक है, और फिर आपका क्या था, एक और हमने निकाला था जो Q1 है अपॉन Q2 किसके बराबर होता है? R1 अपॉन R2 के बराबर होता है। और क्या निकाला है? सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 किसके बराबर होता है? R2 अपॉन R1 के बराबर होता है। तो इतना हमारा हो गया, इतना हमारा हो गया शेयरिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, अब शेयरिंग ऑफ चार्ज से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, शेयरिंग ऑफ चार्ज से अब रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास। अभी यहाँ पे मैंने बना करके रखे हैं 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर है, ये एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। चलो उन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैं सोचा था नेक्स्ट वीडियो में करूँ, बट 2 ही क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन को हम लोग निपटा देते हैं जल्दी से। क्या दे रखा है? 2 कंडक्टिंग स्फीयर है, फिगर में दे रखा है, दोनों को ज्वाइन किया गया है। ठीक है, ज्वाइन करके डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब करंट स्टॉप हो गया, फ्लो करना बंद कर दिया है करंट। तो अब दोनों पे चार्ज कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखो, पहले क्या होगा जब दोनों पे करंट, मतलब मान लो पहले टोटल करंट दोनों का है, मानना क्या टोटल करंट आप निकाल सकते हो दोनों का। टोटल करंट मतलब टोटल चार्ज Q नेट, Q कितना होगा दोनों पे मिला करके? एक पे Q है और एक पे क्या है? -3Q है। तो कितना हो जाएगा टोटल चार्ज? -2Q हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो लेट जो छोटे वाला स्फीयर है उस पर अब चार्ज आ गया है, छोटे वाले जो स्फीयर पे चार्ज है वो x आ गया, तो बड़े वाले पे क्या आ जाएगा? -2Q में से हम x घटा दें। क्लियर है? -2Q में से हम x घटा दे रहे हैं तो इतना चार्ज आ जाएगा। अब देखो, छोटे वाले पे जो पोटेंशियल होगा बाहर वाले के थ्रू भी होगा और अंदर अपने वाले चार्ज के थ्रू भी होगा। 2 चीजों के थ्रू होगा ना, 2 चीजों के थ्रू पोटेंशियल होगा। एक क्या होगा? x चार्ज के थ्रू भी होगा और एक 2Q - x चार्ज के थ्रू भी होगा। तो जब हम पोटेंशियल इन निकालेंगे, V इन निकालेंगे, अंदर जो है मतलब अंदर वाला जो स्फीयर है उसके थ्रू जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? पहले तो क्या रहेगा बच्चों? kx अपॉन स्मॉल r, मतलब ये है r। और फिर क्या होगा बच्चों? जो बाहर के थ्रू पोटेंशियल निकल रहा है, बाहर वाले से कितना पोटेंशियल आएगा? क्या आएगा पोटेंशियल? माइनस, इस पे चार्ज कितना है? 2Q - x अपॉन क्या हो जाएगा? 2r है इसका डिस्टेंस, इसका क्या है? 2r है रेडियस, तो ये हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल जोड़ते हैं ना, अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पिछला लेक्चर एक बार देख लो। और V आउट क्या होगा?
मतलब बाहर के थ्रू पोटेंशियल, इसका यहाँ से बाहर कहीं देखेंगे इस पॉइंट पे पोटेंशियल छोटे वाले चार्ज के थ्रू, तो क्या होगा कि x/2r होगा। और इसी का पोटेंशियल अगर यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा -kq। बड़े वाले चार्ज के थ्रू पोटेंशियल क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हमें पता है, हमें पता है जब भी हम क्या करते हैं दो चार्जेस को कनेक्ट करते हैं और फिर डिसकनेक्ट करते हैं तो दोनों के पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं। छोटे वाले इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। V in इज इक्वल टू V out। V in इज इक्वल टू क्या होगा V out। तो हमने क्या निकाला अभी यहाँ पर, V in कितना था, V in था हमारा अंदर वाले का जो पोटेंशियल था वो क्या था kx/r प्लस -2r, अरे -2q -x/2r था, ये इन था, और आउट यही चीज़ था kx/2r प्लस -2q -x/। ठीक है, तो ये देखो दोनों सेम सेम है, दोनों सेम है तो दोनों कट जाएंगे, दोनों सेम है तो बच्चों क्या होगा, दोनों कट जाएंगे। इधर आएगा तो माइनस होगा, कटेगा, तो हम क्या लिखेंगे kx/r इज इक्वल टू kx/2r, है ना r, दोनों चीज़ें बराबर है। तो क्या होगा बच्चों, क्या दिक्कत आएगी इसमें, ये क्या होगा k से k कट जाएगा, r से r कट जाएगा, x से x कट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो इससे हमें क्या पता चला, जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। x की वैल्यू 0 आने से क्या तात्पर्य है, x की वैल्यू 0 आने से क्या मतलब है कि मतलब जो हमारा होगा, जो हमारा इनर सेल है, जो हमारा क्या है, जो हमारा ये छोटा वाला सेल विथ रेडियस r, इसके पास जो चार्ज होगा हैव x चार्ज इस पे माना था हमने, तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब शेल विथ रेडियस 2r जिसके पास रेडियस उसके पास क्या होगा, हमने क्या माना था 2q -x माना था, तो x तो 0 है, मतलब क्या हो जाएगा 2q, चार्ज जाएगा बड़े वाले रेडियस पे, बाहर वाले पे। क्लियर है बच्चों, ये चीज समझ में आई, ये चीज आप लोगों के समझ में आया होगा क्वेश्चन, और नहीं आया तो एक बार और रिपीट पे आप लोग वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या था, ठीक है, ये तो मैंने कुछ कहानी बताने के लिए आपको ये सॉल्यूशन रखा था, बट अभी समय मेरे पास है नहीं, तो कभी और कहानी देखेंगे, तो मैं इस पीडीएफ को अभी के लिए फिलहाल हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, हाँ वो जो था बहुत ही बढ़िया चीज़ थी, डाउट नेट का मुझे एक दिखी थी प्रॉब्लम, तो मैं आप लोगों के सामने लेके आने वाला था, बट मैंने मन बदल लिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में कभी दिखेंगे उस प्रॉब्लम पे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अब सेकंड देखिए बच्चों, क्या है, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन ए चार्ज q, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ स्फीयर पे क्या होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले बताना है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ठीक, तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, रेडियस r दे रखा है, तो हमें पता है ना स्फीयर के रेडियस जब r दे रखा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, v इज इक्वल टू क्या होता है kq/r, जो भी रेडियस है। तो हमें पता है k की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, k को लिख सकते हैं 1/4πε0 q/r, यही तो होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पढ़ा रखा होगा, गॉस लॉ में क्या पढ़ा रखा था, पढ़ाया था कि जो अंदर होता है, जो स्फीयर होता है, स्फीयर के जो अंदर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे थोड़ा शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे पढ़ाने में मजा आए और आपको पढ़ने में मजा आए। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि आप साथ में बैठे क्वेश्चन डिस्कस कर पाए, वीडियो डिस्कस कर पाए। अकेले देखने से वीडियो को कोई मजा नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।